दौरान या पहलगाम अटैक के बाद टर्की ने साइलेंस क्यों मेंटेन किया? भारत के फिल्म स्टार जो हैं वो टर्की जाते हैं, इनके प्रेसिडेंट से मिलते हैं, इनके प्रेसिडेंट की वाइफ से मिलते हैं और फिर भारत में आकर देशभक्ति के ऊपर मूवीज बनाते हैं। अब आप ही सोचिए, टर्की का ये साइलेंस क्या डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी है या एक डीप स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है विद पाकिस्तान? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जब भी भारत पर कोई बड़ा टेरर अटैक होता है तो ना सिर्फ गोलियां चलती हैं बल्कि नए दुश्मन भी सामने आते हैं और इस बार हमारी स्पॉटलाइट में है टर्की। जी हां, वही टर्की जिसका प्रेसिडेंट रेसेप तायिप एर्दोगन यूनाइटेड नेशन जाकर बार-बार कश्मीर पर लेक्चर देता है। वही टर्की जो पाकिस्तान के टेरर अटैक्स के बाद कंडेम करने के बजाय उसका ओपन सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों, ये पाकिस्तान और टर्की की जो दोस्ती है वो सिर्फ लफ्जों तक सीमित नहीं है, ये एक मिलिट्री नेक्सस बन चुका है। इस बार टर्की ने पाकिस्तान को 400 से ज्यादा ड्रोन्स दिए, जिनमें से कई कामी खाजे ड्रोन्स ने इंडिया के मिलिट्री और सिविलियन टारगेट्स को हिट करने की कोशिश करी। और अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखें तो 2020 के बाद से टर्की ने पाकिस्तान को ना सिर्फ ड्रोन्स दिए बल्कि F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट के अपग्रेड्स, नेवल वॉरशिप और इंटेलिजेंस शेयरिंग देनी तक शुरू कर दी है। 2019 में एर्दोगन ने कश्मीर को पैलेस्टीन से कंपेयर करके इंडिया के खिलाफ अपना इस्लामिस्ट नैरेटिव ओपनली प्रमोट किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे एक एक्सप्लोसिव एनालिसिस कि कैसे टर्की के मिलिट्री कार्गो प्लेन्स और वॉरशिप सीक्रेटली पाकिस्तान को मदद पहुंचा रहे थे, कैसे टर्की का ड्रोन मैन्युफैक्चरर असीस गार्ड पाकिस्तान के लिए एक्सप्लोसिव ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है और कैसे एर्दोगन एक ग्लोबल इस्लामिस्ट एजेंडा के तहत पाकिस्तान के मिलिट्री मशीनरी को डायरेक्ट सपोर्ट दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान और टर्की के बीच की दोस्ती सिर्फ एक डिप्लोमेटिक दोस्ती तो नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है जिसका टारगेट है भारत की इंटरनल स्टेबिलिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी को टारगेट करना। सबसे पहले हम बात करेंगे पहलगाम अटैक और टर्की के साइलेंस के ऊपर। हम कई सेक्शंस के अंदर इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। पहला सेक्शन हमारा रहने वाला है पहलगाम अटैक के दौरान या पहलगाम अटैक के बाद टर्की ने साइलेंस क्यों मेंटेन किया। तो दोस्तों, हम जानते ही हैं, हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हुआ था एक खतरनाक टेरर अटैक जिसमें इनोसेंट इंडियन टूरिस्ट को निशाना बनाया गया था। इस बारबेरिक हमले में कई लोगों की जान चली गई थी और देश भर में ग्रीफ का माहौल था। इस अटैक के तुरंत बाद अमेरिका, फ्रांस, जापान, इवन यूएई, सऊदी जैसी कंट्रीज ने भी पब्लिक स्टेटमेंट्स में इंडिया के साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करी थी। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने भी टेररिज्म मस्ट बी कंडेम्ड इन ऑल इट्स फॉर्म्स कह के एक न्यूट्रल बट सपोर्टिव स्टेटमेंट दिया था। लेकिन टर्की एक लफ्ज तक नहीं बोला गया और बल्कि जिस दिन भारत के ऊपर यह टेरर अटैक हो रहा था उस दिन टर्की और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट जो थे वो आपस में मिल रहे थे और कश्मीर के ऊपर बयानबाजी कर रहे थे, भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। टर्की से एक लफ्ज भी नहीं निकला, कोई कंडेमनेशन नहीं निकली, कोई सोरो नहीं, कुछ भी नहीं। साइलेंस सो डीप इट फेल्ट इवन कंप्लिसिटी। बल्कि उसी दिन 22 अप्रैल को ही टर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तायिप एर्दोगन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से एक ऑफिशियल मीटिंग करी और शॉकिंग बात तो यह थी कि अटैक के बाद एर्दोगन ने पाकिस्तान के सो कॉल्ड रिस्ट्रेन्ड अप्रोच की तारीफ भी करी थी, जैसे कि टेरर का जवाब देना पाकिस्तान की जिम्मेदारी ही नहीं थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। जब इंडिया ने अपना ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेररिस्ट में टेरर लॉन्च पैड को टारगेट किया गया था, तो एर्दोगन ने कहा कि पाकिस्तान में सिविलियंस शहीद हुए हैं और उनके लिए उन्होंने दुआ भी करी थी। आप देख सकते हैं कि ये उनकी स्टेटमेंट है। टर्की के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान और भारत को रिस्ट्रेन रहने के लिए बोला था, जबकि अभी तक भारत ने तो ऑपरेशन सिंदूर किया भी नहीं था। उससे पहले वो भारत को ये बोल रहे थे कि आप पाकिस्तान के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन मत लीजिए, यानी कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट दे रहे थे। और वहां हम भारतीय, हम टर्की घूमने के लिए जाते हैं। बहुत से भारत के लोग जो है वो हर साल लाखों की संख्या के अंदर टर्की घूमने जाते हैं और इनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। भारत के फिल्म स्टार जो हैं वो टर्की जाते हैं, इनके प्रेसिडेंट से मिलते हैं, इनके प्रेसिडेंट की वाइफ से मिलते हैं और फिर भारत में आकर देशभक्ति के ऊपर मूवीज बनाते हैं। दोस्तों, ये दोहिया व्यवहार जो है वो अब नहीं चलेगा क्योंकि टर्की की जो असलियत है वो दुनिया भर के सामने आ चुकी है। और दोस्तों, साथ में अगर हम बात करें, एर्दोगन जो थे वो पाकिस्तान में जो सिविलियन शहीद हुए उनकी दुआ करने के लिए बोल रहे थे, पर भारत के अंदर जो सिविलियंस मारे गए, जिनको टेररिस्ट ने मारा, जिनके माथे पर गोली मारी गई, उनके परिवार के, उनके बच्चों के, उनकी बीवियों के सामने, उस पर ये जनाब जो थे वो एकदम चुप रहे। क्या ये स्टांस एक न्यूट्रल मीडिएटर का आपको लगता है? ये है एक साइड के लिए ओपनली सपोर्ट का स्टांस
स्टांस है, ये किसी भी प्रकार से न्यूट्रल स्टेटमेंट इनकी नहीं थी। ये वही एर्डोगन है जो 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाकर कश्मीर को पैलेस्टीन से कंपेयर कर चुके हैं। वही टर्की जो हर बार इंडिया के इंटरनल मैटर्स पर बोलता है, लेकिन जब इंडियन सिविलियंस मारे जाते हैं तो उनके लिए एक सिंपैथी का वर्ड भी इनके मुंह से नहीं निकलता है। अब आप ही सोचिए, टर्की का ये साइलेंस क्या डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी है या एक डीप स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है विद पाकिस्तान? दोस्तों, ये पाकिस्तान के साथ डीप स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इस्लामिस्ट ब्रदरहुड के प्रोपेगेंडा को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला सेक्शन। अब चलते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और टर्किश ड्रोन्स जो उसके अंदर इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद में उसका क्या किरदार था। दोस्तों, मई 7 2025 को भारत ने लॉन्च किया था एक बोल्ड स्टेप ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, साथ में पंजाब पाकिस्तान के अंदर घुसकर टेरर कैंप्स और लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय किया था विद प्रिसीजन स्ट्राइक। आप सब जानते हैं इसके बारे में। टारगेट हमारे क्लियर थे, लश्कर के कैंप्स, जैश के कैंप्स, जिन्हें पाकिस्तान की आर्मी ओपनली शील्ड करने का काम करती है। फिर अगले ही दिन क्या हुआ, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया एक मैसिव ड्रोन स्वॉर्म अटैक से। इंडियन इंटेलिजेंस और डिफेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने लॉन्च किए थे लगभग 300 से 400 ड्रोन्स भारत की तरफ। 36 इलाकों को या स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को टारगेट करने की वो कोशिश कर रहे थे। ऊपर नॉर्थ में कश्मीर से लेकर गुजरात तक का कोई भी इलाका जो था वो पाकिस्तान के स्वॉर्म ड्रोन अटैक से बचा हुआ नहीं था। बट इन ड्रोन्स का जो ओरिजिन है वो क्लियरली ट्रेस हुआ टर्किश मेड असीसगार्ड सोंगार ड्रोन से। ये खामी-खासी ड्रोन थे जो अपने आप को उड़ाकर टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये सिर्फ सर्विलेंस या वार्निंग नहीं थी, ये एक फुल स्केल एरियल ऑफेंसिव था। आर्मी सोर्सेज ने हमें बताया है कि ड्रोन स्ट्राइक्स का मेजर फोकस था कुपवाड़ा, पठानकोट, जयपुर, चंडीगढ़, इवन दिल्ली तक को भी इन्होंने टारगेट करने की कोशिश करी थी। और इवन राजस्थान के अंदर जो हमारे ऑयल स्टोरेज डिपोज है उन पर भी निशाना बनाया गया था। अगर एयर डिफेंसिव एक्टिव ना होती तो न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स भी टारगेट बन सकते थे। एक ड्रोन डेब्रिस पे मिला हमें लिखा हुआ एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा लेबल हमको, जो ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से आए, जिनको हमने अटैक किया, जिनको हमने डिस्ट्रॉय किया, उन पर हमें एक लेबल मिला जिसका नाम था असेलसान, जो टर्की की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक जायंट है। इससे कंफर्म हुआ कि यह अटैक सिर्फ पाकिस्तान का नहीं था, टर्की भी इस प्रोक्सी वॉर का हिस्सा था। यह पहली बार नहीं है जब टर्की ड्रोन्स का इस्तेमाल जो था वो इंडिया के खिलाफ हो रहा हो। ये ड्रोन्स जो है वो भारत के खिलाफ 2023-2022 से लगभग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 2023 में वैसे टर्की ने सबसे पहले अर्मेनिया अजरबैजान की जो जंग हुई थी उसके बाद से टर्की ने पाकिस्तान को कई सारे ड्रोन्स देने का काम किया, जिसमें बयर्तकार TB2 ड्रोन्स जो थे वो भी पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किए गए, जो पाकिस्तान कश्मीर में भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। POK में ऑपरेट करते हुए ये ड्रोन्स जो है वो भारतीय आर्मी, भारतीय वायुसेना ने कई बार रिजेक्ट किए हैं। दोस्तों, इस तरीके से टर्की जो है वो पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार सपोर्ट दे रहा है। और साथ में टर्किश मिलिट्री की मूवमेंट जो थी वो सबूत के साथ भारतीय आर्मी ने जो है वो दुनिया भर के सामने पेश करने का काम किया। तो चलिए दोस्तों, अपने तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। अप्रैल 27 को टर्किश मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो था, जिसका नाम था C-130, ये लैंड करता है कराची एयरपोर्ट के ऊपर। टर्की के ऑफिशियल्स इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं कि बस ये एक रीफ्यूलिंग स्टॉप था, लेकिन रडार ट्रैकिंग डाटा दिखाता है कि फ्लाइट कराची में लगभग 4 घंटे से ज्यादा रुकी थी। और उसके बाद एक एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन अपलिंक भी इन्होंने किया था। फिर मई 2 को टर्किश नेवी का एडा क्लास कॉर्वेट कराची पोर्ट पर एंकर करता है। इसके दौरान भी टर्की कहता है कि ये रूटीन पोर्ट कॉल थी, जबकि पाकिस्तान इसे डिफेंस कोऑपरेशन विजिट बोलता है। दोनों देशों के नेवल ऑफिसर्स के बीच जॉइंट ट्रेनिंग और वेपन हैंडलिंग ड्रिल्स भी रिपोर्ट की गई थी। यह पहली बार नहीं है जब टर्की ने ऐसा कुछ किया हो। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री ने पाकिस्तान के F-16 जेट्स का अपग्रेड भी किया है, जिसमें रडार और एवियोनिक्स मॉडर्नाइजेशन शामिल था। इससे पहले पाकिस्तान के JF-17 प्रोग्राम में भी टर्की ने स्टेल्थ कोटिंग और हीट सप्रेशन टेक्नोलॉजी का इनपुट देने का काम किया था। और अगर ड्रोन टेक की बात करें तो बयर्तकार, जो कि बयर्तकार TB2 ड्रोन्स बनाता है, उसने 2023 में पाकिस्तान के साथ एक जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब सेट की थी लाहौर के अंदर, जिसका फोकस था कामिकाजे ड्रोन्स और AI ड्रिवन टारगेटिंग सिस्टम बनाने का। यह सब हमको बताता है कि टर्की का रूटीन मिलिट्री प्रेजेंस कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पार्ट था। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। टर्की और पाकिस्तान के मिलिट्री नेक्सस को पूरी तरीके से एक्सपोज करने का काम करते हैं। तो दोस्तों, आज टर्की पाकिस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर बन चुका है। यहां ये जो डाटा है ये आपको टर्की के डिफेंस इंडस्ट्री के टर्नओवर के बारे में बताने का काम करेगा। आप देखिए, लगातार टर्की का जो डिफेंस टर्नओवर है वो बढ़ता जा रहा है और इसमें पाकिस्तान का भी काफी ज्यादा योगदान है। पाकिस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर अब टर्की बन चुका है। 2018 के बाद से दोनों देशों ने लगभग $2 बिलियन से ज्यादा की आर्म्स डील जो है वो साइन की है। बयर्तकार TB2 और नए अकिंकी ड्रोन्स पाकिस्तान को नॉट जस्ट
सर्विलेंस बल्कि स्ट्राइक कैपेबिलिटी देने का काम करेंगे जो टर्की सप्लाई करेगा। 2024 में पाकिस्तान ने अकिंकी ड्रोन से 1000 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइल स्ट्राइक टेस्ट भी किया था, जिसमें टर्की की टारगेट लॉकिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी। फिर मिलगम क्लास कॉर्वेट की डील 2018 में हुई थी पाकिस्तान और टर्की के बीच में। ये 4 कॉर्वेट का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, 2 ऑलरेडी पाकिस्तान को डिलीवर हो चुके हैं और बाकी 2 जो है वो कराची शिपयार्ड में टर्किश इंजीनियर के गाइडेंस के अंदर बनाए भी जा रहे हैं। ये वॉरशिप जो है वो एंटी सबमरीन और लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम से इक्विप्ड हैं। टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन ने 2023 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ओपनली कश्मीर का इशू भी उठाया था, जिससे उन्होंने आर्टिकल 370 रिवोक होने को एक डेंजरस प्रेसिडेंट बोला था। ओआईसी में भी टर्की जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, उसमें भी टर्की ने पाकिस्तान को काफी ज्यादा सपोर्ट करने का काम किया है। उसको टर्की लीड करता है और एंटी इंडिया रेजोल्यूशन को पुश करने का वहां पर काम करता है। टर्की के नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन में भी एक क्लोज है, उस क्लोज का नाम है इस्लामिक सॉलिडेरिटी के अंडर मिलिट्री कोऑपरेशन विद स्ट्रेटेजिक मुस्लिम अलाइज। इस क्लोज का यूज करके टर्की पाकिस्तान के साथ मिलिट्री बेस एक्सेस, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट्स करता है। ये कोई सिर्फ पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं है, ये ग्राउंड लेवल पर भारत के खिलाफ एक मिलिट्री नेक्सस बन रहा है जो टेक्टिकल वॉरफेयर से लेकर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तक सब कुछ कवर करने का काम करता है। पर दोस्तों, भारत ने इसका क्या रिस्पॉन्स दिया और आगे का रास्ता भारत के लिए क्या है, चलिए अपने आखिरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इंडिया ने इस बार टर्की के इस हिडन प्रॉक्सी वॉर को डीकोड कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद भारत ने ड्रोन डिफेंस सिस्टम को टर्बोचार्ज कर दिया है। इंडियन आर्मी ने इजरायली स्मैश 2000 प्लस सिस्टम डिप्लॉय किया जो कामिकाजे ड्रोन्स को मिड एयर डिस्ट्रॉय करने में एक्सपर्ट है। साथ ही हम फ्रांस से फ्रेंच स्काईवॉल पेट्रोल और इंडिजीनियस डीआरडीओ एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बॉर्डर एरियाज में एक्टिव कर चुके हैं। डिप्लोमेसी फ्रंट पर भी भारत ने टर्की को घेरना शुरू कर दिया है। 2023 में इंडिया ने ग्रीस के साथ मिलिट्री पैक्ट साइन किया था, जिसमें जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज और डिफेंस शेयरिंग एग्रीमेंट इंक्लूड था। आर्मेनिया को इंडिया ने एडवांस वोथ वेपन लोकेटिंग रडार और पिनाका मिसाइल सिस्टम भी बेचा है। टर्की के अलाई अजरबैजान के अगेंस्ट भारत ने आर्मेनिया के साथ अपने संबंध को अच्छा करना शुरू कर दिया है। इजराइल के साथ भी इंडिया का डिफेंस पार्टनरशिप और ज्यादा डीपन हुआ है। जॉइंट एआई बेस्ड ड्रोन इंटरसेप्टर सिस्टम पर भी भारत और इजराइल मिलकर काम कर रहे हैं। और साथ में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी को इंडिया ने रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बुलाकर भारत ने क्लियर मैसेज दिया था, इस्लामिस्ट वर्ल्ड का लीडरशिप टर्की के पास नहीं है, इंडिया के साथ भी ये जो लीडरशिप है वो हो सकती है। और अब वक्त आ गया है कि भारत अपनी इकोनॉमिक और कल्चरल पॉलिसी को तुरंत टर्की के कंटेक्स्ट में रीथिंक करे। 2022-23 में इंडिया टर्की बाइलेटरल ट्रेड जो था वो लगभग $12 बिलियन का था, लेकिन अगर टर्की ओपनली इंडिया के दुश्मन को मिलिट्री हेल्प दे रहा है तो बिजनेस एज यूजुअल एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है। कल्चरल एक्सचेंज, स्टूडेंट वीजा, इवन बॉलीवुड फिल्म रिलीजेस सब कुछ अब रीवैल्यूएट करने पड़ेंगे हमको, क्योंकि जो देश आतंकवादियों को ड्रोन दे रहा है उसके साथ दोस्ती नहीं डिस्टेंस जरूरी है। तो दोस्तों, टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन ने फिर एक बार दिखाया है कि उनका सो कॉल्ड इस्लामिक ब्रदरहुड आतंकवाद के साथ खड़ा है, इंसानियत के साथ नहीं खड़ा है। जब इनोसेंट इंडियन सिविलियंस पर अटैक होता है तो टर्की साइलेंस चूज करता है, और जब भारत अपने देश को डिफेंड करता है तो टर्की पाकिस्तान के नैरेटिव को वर्ल्ड फोरम पर सपोर्ट करने का काम करता है। यह सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है, यह एक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है। टर्की पाकिस्तान नेक्सस अब एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल अलायंस बन चुका है जो सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, ग्लोबल स्टेज पर भी भारत को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है। भारत को क्या चाहिए? भारत को चाहिए कि ऐसे दोस्तों को दुश्मन की तरह ट्रीट करे जिन्होंने भारत के खिलाफ हथियार, वॉरशिप और ड्रोन डिप्लोमेसी का नेटवर्क खड़ा करने का काम किया। देश को जागना होगा। यह लड़ाई सिर्फ सोल्जर्स की नहीं है, यह नैरेटिव वॉरफेयर भी है जिसमें हर एक भारतीय का अपना अपना रोल है। अगर आपको लगता है कि टर्की का यह धोखा अब लोगों को पता चलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपना जवाब लिखो और शेयर करो हर कोने तक जहां तक आपसे हो सके, ताकि हर भारतीय जान सके कि असली दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है, कभी कभी दोस्ती के मास्क के पीछे भी छुपा हुआ होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।